चलो शुरू किया जाए। चलो आज अपना लोग क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन। श्वसन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है ये क्या है? मानव श्वसन अंग, जिसको हम लोग मानव श्वसन तंत्र भी। तो थोड़ा सा जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले 10 मिनट में, और फिर आगे का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछला क्लास अपना लोग पढ़ चुके हैं। क्या चीज पढ़े हैं? मानव श्वसन। ये जो मानव श्वसन अंग में देखे थे तो कौन कौन सा ऐसा अंग था जो मानव श्वसन अंग कहलाता था या श्वसन तंत्र का निर्माण करता था। अच्छा, श्वसन तंत्र का मतलब होता है कई अंग मिलकर ना उस कार्य को कंप्लीट करेगा। पाचन तंत्र पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं और दूसरा चैप्टर जो अपना लोग क्या पढ़े अब? श्वसन तंत्र। श्वसन अंग में बताए थे मनुष्य में कौन कौन से ऐसा अंग है जो श्वसन अंग का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बताए थे? नासिका बेस या नासिका ना। दूसरा जो था क्या था? स्वर यंत्र या लैरिंक्स। तीसरा था श्वास नली या ट्रेकिया। और चौथा क्या था? मतलब श्वसन तंत्र का जो हेड है, ये हेड कौन है? फेफड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा नासिका बेस के बारे में जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अपना लोग रिपीट कर लेते हैं। नासिका के बारे में जो पढ़े थे, यह जो होता है लगभग दो गोलाकार ना। नाक में कितने छिद्र है? दो गोलाकार छिद्र है जो बाहर की ओर खोल रहा है। जब भीतर की ओर ये दोनों छिद्र खुलेगा तो दो अलग अलग कमरा बन जाता है ना। दो अलग अलग क्या बन जाता है? कमरा। दोनों कमरा को क्या बोले? नासिका बेस। जो नाक में दो कमरा उसको क्या बोले? नासिका। फिर बताए थे नासिका बेस को जो है ना, जो अलग करने वाला दीवार था, इस दीवार को नासा पट्टिका बोले। यार ये नासा पट्टिका किसकी बनी होती थी? तो अस्थि की बनी। यहाँ उपास्थि नहीं मानेंगे। नासा पट्टिका किसकी बनी होती है? अस्थि। फिर आगे देखे थे जो नासिका बेस्म होता है, नासिका बेस्म को भी अलग अलग भागों में बांटे थे ना। नासिका बेस्म को भी क्या कहते हैं? अलग अलग भाग। जो नासिका बेस्म का जो पहला भाग है, जो पहला छेद है, पहला कमरा का जो इन करते हैं, तो इन करने के बाद जिसमें क्या है? त्वचा, रोम युक्त त्वचा का स्तर है। बताए देखो नाक में बाल है, रोम युक्त त्वचा का स्तर है। तो जो ये रोम युक्त त्वचा का स्तर है इसको परघ्राण क्षेत्र कहते हैं। परघ्राण या प्रकोष्ठ। तो परघ्राण या प्रकोष्ठ क्षेत्र क्या है? तो नासिका बेस्म का पहला भाग जिसमें बाल युक्त या रोम युक्त त्वचा का स्तर मिल रहा है उसको परघ्राण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नाक में बाल होना बताए थे, प्यारा होना एक मुहावरा भी होता है। और नाक में ये बाल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। जरूरी क्यों है? तो बताए थे जो अपना लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, तो हवा में बहुत सारा धूल कण भी आता है। उस धूल कण को क्या करता है? ये रोकता है। ठीक है, तो नाक में बाल होना जरूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो नासिका बेस्म का फिर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, कमरा में और आगे बढ़ेंगे। तो कमरा में आगे बढ़ने के बाद जो मध्य का क्षेत्र है, कौन सा? मिडिल क्षेत्र। मिडिल क्षेत्र जो ऊपर का भाग है, कौन सा भाग? तो कहेगा नासिका बेस्म में ऊपर का जो भाग है, एक छोटा सा क्षेत्र है, उसको बोले थे घरान क्षेत्र। क्या क्षेत्र? घरान। और घरान क्षेत्र जो होता है, इसी घरान क्षेत्र के कारण हम लोग क्या करते हैं? सूंघ पाते हैं। तो कहेगा मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है, कौन सा संरचना है जिसके कारण हम लोग सूंघते हैं? उसी का जो घरान क्षेत्र का जो निचला भाग होता है, नासिका बेस्म में घरान क्षेत्र का जो निचला भाग होता है, उस निचला भाग को क्या कहते हैं? श्वसन क्षेत्र। वो हमारी श्वसन में मदद करता है। एक चीज और बताए थे कि मनुष्य में जो होता है सूंघने की क्षमता जो है निम्न स्तनधारी, निम्न स्तनधारी मतलब जो छोटे शरीर के स्तनधारी है, तो कहा उसकी अपेक्षा कम होता है। ये कम होने का क्या रीजन बताए थे? तो कम होने का रीजन बताए थे ये जो घरान क्षेत्र अपना लोग में बताए थे अभी, कौन? नासिका में से ऊपर की ओर घरान क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है, और छोटा होने के कारण अपना लोग थोड़ा सा कम सूंघते हैं। किसकी बनिस्बत? ना 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 ना, निम्न स्तर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर और आगे बढ़े थे तो बताए थे नाक, नासिका जो बेस्म होता है ना, नासिका बेस्म में जो है ना, एक बताए थे क्या होता है? म्यूकस स्रावित करने के लिए एक और आवरण होता है ना, जो म्यूकस का स्राव करता है। ये म्यूकस क्यों जरूरी है नाक में? तो म्यूकस बताए थे अगर रोम से जो धूल कण बच जाएगा, रोम से जो धूल कण बच, वो आगे जाकर म्यूकस इसको क्या करेगा? अपने में चिपका लेगा। इस तरह से श्वसन हो जाएगा, मतलब हवा जो प्रवेश करेगा वहां से क्या करेगा? सिर्फ हवा फेफड़ा में प्रवेश करेगा। चलो आगे बढ़े। नासिका के बारे में हो गया। दूसरा बताए थे नासिका बेस्म जो है ना अंदर की ओर खुलेगा, बता गर्सनी। गर्सनी पाचन तंत्र में पढ़े थे ना, कहा
खुलेगा गर्सनी। अच्छा, गर्सनी में दो छिद्र का नाम याद है? कंठ द्वार, निगल। अच्छा, निगल द्वार तो आहार नाल में खुल रहा था, कंठ द्वार खुलेगा श्वास नली, श्वास नली में खुलेगा ना। तो कहा कंठ द्वार जो होता है ना, कंठ द्वार में एक रचना होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र या लय। देखो तो क्या बोले हैं, ये जो नासिका व्यस्म गर्सनी में कंठ द्वार के समीप, किसके समीप? कंठ द्वार के समीप खुलता है। और कंठ द्वार जब ये नीचे आएगा तो एक छोटकी सी रचना होता है, इसको स्वर यंत्र या लैरिंग्स। इसी के कारण अपना लोग में क्या होता है, मनुष्य में स्वर कंपन के कारण इसी में कंपन होता है, वायु का कंपन होता है, तो क्या होता है? आवाज उत्पन्न होता है। तो गर्सनी किसमें खुल जाता है? सॉरी, गर्सनी कंठ द्वार में ना, कंठ द्वार। और कंठ द्वार स्वर यंत्र या याद रखना, कहेगा कंठ द्वार किसमें खुलता है? स्वर यंत्र या लैरिंग्स। स्वर यंत्र या लैरिंग्स जस्ट नीचे खुल जाता है एक संरचना, इस संरचना को कहते हैं श्वास नली या ट्रेकिया। ये संरचना हम लोग क्या है? श्वास नली या चला गया। बताए थे श्वास नली या ट्रेकिया के बारे में, बताए थे मनुष्य में जो इसकी लंबाई होती है ना, ये लंबाई 11 सेंटीमीटर ना, 11 सेंटीमीटर। और इसका व्यास बताए थे जो डायमेंशन था, ये कितना था? 16 एम। फंसना नहीं है, एक है 11 सेंटीमीटर और ये 16 एम ही याद रखना, ठीक। उसके बाद बताए थे ये जो श्वास नली या ट्रेकिया होता है, तो देख रहे हैं ना, रिंग तरह गोलका लगल है। ये गोलका देखने में लग रहा है लेकिन ये पूरा गोलाकार नहीं है, ये जो वास्तव में आधा है। कितना है? तो इस आधा को क्या कहते हैं? तो ये जो है ना, समझना, ये अपूर्ण वलय है। क्या चीज है? अपूर्ण वलय। और ये जो अपूर्ण वलय किसका है? उपास्थि। इसको याद रखना, प्रश्न देखने को मिलेगा कि श्वास नली या ट्रेकिया की जो दीवार होता है ना, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, क्या चीज? मजबूती प्रदान करने के लिए ये गोला गोला अपूर्ण रिंग है। इस अपूर्ण, ये जो अपूर्ण रिंग है किसकी बनी होती है? उपास्थि। याद रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि श्वास नली या ट्रेकिया की दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए होते हैं अस्थि के बने पूर्ण वलय, अस्थि के बने अपूर्ण वलय, उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण। उम्मीद कर रहे यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा सर ये उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते क्यों है? अभी बताए मजबूती प्रदान करने के लिए। दूसरी हो, जब ये हवा बाहर निकलेगा, हवा ये क्या हो जाएगा? जैसे कि अपना लोग देखते पाइप उप होता है, तो पाइप से पानी निकल जाएगा, क्या होता है? चिपक जाता है। इसी तरह से अगर हवा बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा? श्वास नली या ट्रेकिया चिपक जाएगा। कहा इसको चिपकने से बचाने के लिए ये कौन चीज? अपूर्ण रिंग अनिवार्य। याद रहेगा। फिर चलते आगे, कहा फिर आगे निकलेंगे तो ये जो अपना लोग का जो ये मतलब जगह है, इस स्पेस को कहते हैं बक्ष गुहा। क्या कहते हैं? और ये नीचे वाला भाग क्या? उदर गुहा, बक्ष गुहा। और नीचे आएंगे तो सरोनी गुहा, जिसको पलवे श्रेणी करेंगे, ये जनन तंत्र करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा अपना लोग का? बक्ष गुहा। तो बक्ष गुहा में आएंगे तो बक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद ये जो कौन सी श्वास नली या ट्रेकिया है, दो भाग में बट गया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ प्रवेश करने के बाद श्वास नली या ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है? बक्ष गुहा। और ये दो भागों में बढ़ता है ना, तो इसको ब्रोंकस या श्वसनी कहते हैं। याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा श्वास नली या ट्रेकिया किसमें विभाजित हो जाता है? श्वसनी या इसमें भी उपास्थि का बने अपूर्ण वलय है, वही काम करेगा। नहीं तो यहाँ भी तो चिपक सकता है, तो उपास्थि के बने। फिर आगे चलेंगे, जब ये आप क्या करेगा? ये कर जाएगा प्रवेश फेफड़ा में। ये संरचना दिखाई दे रहा है भीतर काला वाला संरचना, ये जो काला वाला संरचना बना है ये फेफड़ा है। ये वाला नहीं देखना अभी। क्या गया? श्वसनी या जो ब्रोंकस है ये प्रवेश करेगा जस्ट किसमें? फेफड़ा में। और फेफड़ा में प्रवेश करेगा तो फिर ई भी देखा शाखा में बट गया। देखो ई भी जाके एगो शाखा, दूगो शाखा, तीनों, कई शाखा बढ़ जाएगा। तो कहा ब्रोंकस जब मतलब शाखा में बटेगा उसको श्वसनिका या ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स क्या है? तो जब फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकस कई शाखा में बढ़ जाता है तब उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो इसको अभी समझाएंगे, एक बार एक लाइन में समझा देंगे। तो ये ब्रोंकस और ये जो ब्रोंकियोल्स है, श्वसनिका है, फिर देख रहा और शाखा में बढ़ जाएगा, और शाखा में बढ़ गया। जब और शाखा में बढ़ जाएगा इसको कहते हैं वायु कोष्टिका बाहिनी। क्या कहते हैं? अब इसको एक लाइन में समझे तो इसको जो समझेंगे, ये जो श्वास नली या ट्रेकिया है, क्या चीज है? श्वास नली या ट्रेकिया, ये खुल रहा है किसमें? ब्रोंकस में। किसमें? ब्रोंकस। ब्रोंकस किसमें खुला? ब्रोंकियोल्स में।
ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स किसमें खुल गया? तो वायु कोष्ठिका वाहिनियां। इसमें खुल गया वायु कोष्ठिका वाहिनियां। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको एक लाइन में अगर याद रखना है तो ऐसे याद कर सकते हैं। भाई फिगर भी समझा दिए और इसे श्वास ले ट्रेकिया ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। और ये जो वायु कोष्ठिका वाहिनियां है ये खुल जाता है वायु कोष में। किसमें? वायु कोष में, या इसी को एल्वियोलाई कहते हैं। वायु कोष या कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहां तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलना। देखो श्वास नलिया ट्रेकिया ब्रोंकस, ब्रोंकस शाखा में बट गया ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जब पुनः शाखा में तो वायु कोष वाहिनियां। और ये वायु कोष वाहिनियां जो है ये वायु कोष में खुल जाती है। कहा? अब आगे की काम समझते हैं। अब देखो थोड़ा सा अगर फेफड़ा की बात करें, अब किस पे आ जाते हैं? फेफड़ा, लंग्स। तो अगर बात करें फेफड़ा जो होता है तो पहले फेफड़ा की अवस्थिति की बात कर लेते हैं। किसकी? फेफड़ा कहाँ स्थित होता है शरीर में? तो अपना लोग का जो मनुष्य में जो फेफड़ा होता है ये बक्ष गुहा में स्थित होता है। किस गुहा में? बक्ष गुहा में। और कहा हृदय के इधर उधर, हृदय के इधर उधर मतलब हृदय के बाएं दाएं अवस्थित होता है। इसको कहते हैं प्लूरल गुहा। बक्ष गुहा में कहेगा जहां फेफड़ा अवस्थित है उसको क्या कहते हैं? प्लूरल। देख रहा ना, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इस जगह को, गुहा का मतलब जगह, गुहा का मतलब तो कहा ये जो जगह दिखाई दे रहा है ना, ये जगह ये हृदय स्थान है। कौन स्थान है? हृदय का स्थान यही है। यहाँ हृदय रहेगा थोड़ा सा बायां तरफ, हृदय की साइड आगे चल के पढ़ाएंगे। ये हृदय स्थान है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो गुहा है मतलब फेफड़ा जिस गुहा में रहता है इसको प्लूरल गुहा कहते हैं। याद रहेगा? कहेगा फेफड़ा बक्ष गुहा में जिस स्थान में अवस्थित होता है उसको कहते हैं प्लूरल गुहा। कोई दिक्कत है ना? अच्छा देखो प्लूरल गुहा जो है का हृदय के अब चारों ओर, यहाँ समझना, ये हृदय हुआ, हृदय बोल सॉरी फेफड़ा का, फेफड़ा के चारों ओर, किसके चारों ओर? कहा एक महीन पतला जो होता है ना मेम्ब्रेन यानी झिल्ली पाया जाता है। और ये जो झिल्ली पाया जाता है ना ये रहता है, इस झिल्ली को कहते हैं, देख लो, पैराटाइल प्लूरा। क्या कहते हैं? याद रखना। कहेगा कि फेफड़ा के चारों ओर एक महीन पतली पैराटाइल जो है ना मेम्ब्रेन होता है, पैराटाइल मेम्ब्रेन होता है। इस पैराटाइल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पैराटाइल प्लूरा। क्या कहते हैं? पैराटाइल। कोई कहते हैं ना पैराटाइल प्लूरा क्या है? तो फेफड़ा के चारों ओर, कुछ नहीं समझना, अरे फेफड़ा के चारों ओर एगो पतला सा झिल्ली है, इस झिल्ली को पैराटाइल प्लूरा कहते हैं। कुछ कहते हैं ना पैराटाइल प्लूरा कहते हैं। अब समझते हैं। और कहा पैराटाइल प्लूरा और ये फेफड़ा, देख लो पैराटाइल प्लूरा और दोनों के बीच में कुछ द्रव भरा है। क्या भरा है? कहेगा सर ये द्रव का क्या काम होता है? जब श्वसन की क्रिया होगा फेफड़ा फूलेगा और सिकुड़ेगा, फूलेगा और तो कहा अगर मान लेते फूलेगा तो फिर इधर तो चिपक तो जाएगा, नहीं चिपक जाएगा। तो कहा ये द्रव जो होता है क्या करेगा? उसको चिपकने से बचाएगा। उदाहरण के तौर पे समझना, मान लेते हैं अपना लोग टीवी खरीद लाते हैं, क्या लाते हैं? और देखिएगा बॉक्स में बंद रहेगा, अंदर टीवी और कार्टून के बीच में रहेगा थर्मोकोल। क्या होता है? जब उस पर चोट लगेगा, मान लेते जर्किन में आएगा, उसको ओवर क्या बोलते हैं लोड पड़ेगा, उसको चोट से बचाएगा। यही काम यहाँ करेगा। जितना भी द्रव, हृदय में भी देखेंगे द्रव रहता, मस्तिष्क में भी देखे थे द्रव था कि नहीं था? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल जो मस्तिष्क को और उसके क्या बोल रहे हैं जो मतलब करेनियम है उसके बीच में क्या करता है? घर्षण को बचा रहा था, साथ ही मस्तिष्क को नम बनाए रख रहा था। इसी तरह से यहाँ जो द्रव है ये पैराटाइल द्रव कहते हैं। तो याद रखना, कहेगा पैराटाइल प्लूरा और फेफड़ा के बीच जो द्रव होता है इसको कौन सा द्रव? इस द्रव का क्या काम होता है? तो इस द्रव का काम होगा दोनों के बीच जो घर्षण होगा श्वसन के दौरान, इस घर्षण को बचाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना तक दिक्कत है तो किसी को बोलना नहीं ना। फेफड़ा पे चले, चलो फेफड़ा पे आ जाते हैं। अगर फेफड़ा की बात करें तो अवस्थिति देख लिए बक्ष गुहा में, पैराटाइल मतलब क्या बोल रहे हैं प्लूरल गुहा में पैराटाइल द्रव था, ये सब देख लेते हैं। अब बात करेंगे तो मनुष्य में फेफड़ा कितने दिखाई दे रहा है? तो संख्या में 2 है। ये गुलाबी रंग का होता है, रंग कैसा? और स्पंज, स्पंज जिसको आराम से दबा सकते हैं ना, दबा सकते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलते हैं, ये हो गया फेफड़ा। अच्छा फेफड़ा का जो काम है, फेफड़ा का काम क्या होगा?
ऑक्सीजन को ग्रहण करना ना, ऑक्सीजन को। अब समझना, थोड़ा सा आगे बढ़ते, पहले श्वसन क्रिया पे आते हैं। किस पे? श्वसन की क्रिया में आते हैं। फेफड़ा के बारे में समझ गया ना। चलो अब श्वसन की क्रिया में आते हैं। अच्छा, ये जो एक संरचना दिख रहा है गुंबद के आकार की संरचना है, किस आकार की? इस गुंबद के आकार की संरचना को डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेगा ये डायफ्राम क्या है, तो लिखेंगे जो बक्ष गुहा को और उदर गुहा को अलग करने के लिए। नीचे की क्या बताया? अच्छा, कभी कभी माइंड में तुम लोग को भी, हम लोग कहते हैं दोनों को अलग कैसे, सब एक ही जगह मिलल जुलल है, नहीं लग रहा था, लेकिन अभी पता चला ये मिलल जुलल नहीं है। कहीं बक्ष गुहा है और ये उदर गुहा है, दोनों के बीच में एक संरचना मिल रहा है गुंबद के आकार का। इस गुंबद के आकार को क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम कहेगा किसको किसको अलग करता है? इतना ही नहीं, जब श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे तो श्वसन की क्रिया देख रहा है ना, श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरा होता है। श्वसन क्रिया कितने चरणों में पूरा होती है? एक प्रश्वास इंस्पायरेशन और एक उच्छ्वास एक्सपायरेशन। एक प्रश्वास इंस्पायरेशन और उच्छ्वास एक्सपायरेशन। अब समझते हैं दोनों उच्छ्वास क्या है। और अच्छा, जब हम सांस लेते हैं, एक बार श्वसन करते हैं, समझते एक बार वायु लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं, एक वो श्वसन क्रिया पूरा हो गया। एक बार हवा लिए, एक वो श्वसन क्रिया पूरा हो गया। अच्छा, एक चीज बता सकता है, हम लोग जो है ना 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? वो तो हृदय की धड़कन है बहुत। हम लोग 1 मिनट में क्या बार सांस ले सकते हैं? 20-21 बार। चलो 18 से 20 बार। कितना? 18 से 20 बार याद रखना। मनुष्य में जो मनुष्य की श्वसन की दर होती है 18 से 20 प्रति मिनट। थोड़ा सा समझते हैं। लगभग 1-2 श्वसन क्रिया होता है 5 सेकंड का होता है। एक श्वसन क्रिया 5 सेकंड की होता है। 2 आना और 3 निकलना। अब समझते हैं, श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरा होती है। एक प्रश्वास और एक प्रश्वास को क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। और उच्छ्वास को क्या कहते हैं? कुछ नहीं है। जब इसको किताबी भाषा में देखेंगे ना, तो जब वायुमंडल से नासिका छिद्र के द्वारा, नासिका के द्वारा हवा फेफड़े में प्रवेश करता है, वायुमंडल से हवा फेफड़े में प्रवेश करता है, तब उसको इंस्पायरेशन। मतलब कुछ नहीं, हवा अंदर लिए तो क्या हो गया? हवा को छोड़े, हवा लिए और हवा छोड़े, एगो क्रिया पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है क्रिया पूर्ण हो गया। हम जब श्वसन की क्रिया करेंगे तो श्वसन का जो इंस्पायरेशन है ना, इंस्पायरेशन के दौरान जो है कुछ कार्य होता है, इस डायफ्राम का भी कार्य होगा। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा? इस डायफ्राम का काम। अब डायफ्राम का क्या काम होगा? देखो, ये जो डायफ्राम है इसका संबंध जो है ना पसली से भी होगा। किससे? अच्छा, मनुष्य में क्या जोड़ा पसली है? 12 जोड़ा। ये जो पसली है क्या गो? 12 जोड़ा पसली है। इस पसली का भी काम होगा। जब हम हवा लेते हैं, छाती फुला लेते हैं। सिपाही पाई में जाएगा, कहेगा कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फुला ना। सिपाही दरोगा कोई भी आर्मी की तैयारी करेगा तो कहेगा सीना फुला। तो जब हम हवा लेते हैं तो सीना क्या होता है? फूलता है। तो फूलता होता है, इस कंडीशन में डायफ्राम का भी कंडीशन आगे पीछे होता है। और जो मांसपेशी है, जो मांसपेशी है, उसका भी कंडीशन खिसकता है। और जो क्या बोल रहे हैं, ये डायफ्राम है, उसका भी कंडीशन खिसकेगा। असमझते क्या होता है? जब हम क्या बोलते हैं, सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो पहला काम क्या होता है कि 12 जोड़ा जो पसली होता है ये खिसकता है। 12 जोड़ा पसली खिसकेगा तो डायफ्राम आ जाएगा किधर? मतलब जो है डायफ्राम आ जाएगा नीचे। डायफ्राम किधर? नीचे आ जाएगा। डायफ्राम नीचे। जब सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे, पसली खिसकेगा और मांसपेशी सब ढीला पड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा मांसपेशी। देखो मांसपेशी अब सिकुड़ने का मतलब हुआ, देखो हम क्या बोल रहे हैं, एगो इतने बड़ा, चलो समझते हैं, इतना बड़ा ये कागज का टुकड़ा है, क्या है? इतना जगह ले रहा है, लेकिन इसको सिकुड़ देंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, मतलब एक कम जगह छिकेगा। क्या हुआ? ये जो पसली था ये फैल गया, डायफ्राम नीचे चल गया, आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आयतन का मतलब समझता है ना, जितना जगह घेरता है। तो पहला कंडीशन समझना, पहला कंडीशन में समझे है, जो पसली होता है क्या होता है? फैलता है इंस्पायरेशन के दौरान, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और मांसपेशी सिकुड़ता है। इस कारण से जो होता है
जो बक्ष गुहा यानी फेफड़ा जो है नीचे की ओर जाएगा, डायफ्राम भी नीचे की ओर जाएगा और जाएगा, जगह बढ़ेगा तो हवा भरेगा। हवा क्या होगा? पहला कंडीशन समझ में आ गया? श्वसन कैसे हो रहा है फिर समझना, अगर इस सब बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको समझ लेते हैं। जब इंस्पायरेशन सांस लेते हैं तो क्या होगा? पसली फैलेगा, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, मांसपेशी सिकुड़ेगा और जो बक्ष गुहा है उसमें हवा आयतन जो है ना बढ़ जाएगा, आयतन, इस कारण से हवा ज्यादा आ सकता है। अब होता है परश्वास, जब छोड़ेंगे, परश्वास जब अच्छा ज्यादा देर नहीं रहेगा, परश्वास जब छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद क्या होगा? फिर जो है ये जो क्या था पसली था वो अपनी जगह पर आ जाएगा, पीछे खिसक जाएगा। उसके बाद ये जो क्या था डायफ्राम, डायफ्राम किधर आएगा? ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो फेफड़ा पर दबाव देगा कि नहीं देगा? कहेगा डायफ्राम, अरे हम खिसकेंगे, पसली इधर आया तो डायफ्राम को खींचा, डायफ्राम की कहेगा फेफड़ा को चल तू आगा बढ़। अब फेफड़ा में बढ़ेगा तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बचल था कहा चल तू बाहर निकल। फेफड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा वो क्या करेगा? बाहर निकल। या क्या हो गया? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो श्वसन क्रिया पूर्ण हो गया। और कहा श्वसन की जो यही दो अवस्था है, प्रश्वास और उच्छ्वास, इस दोनों को मिलाकर कहते हैं श्वासोश्वास। क्या कहते हैं? श्वासोश्वास, श्वासोच्छ्वास। किसी को कोई दिक्कत? कहेगा श्वासोश्वास क्या है? इसी को ब्रीथिंग कहते हैं, मतलब एक हमारा ब्रीथिंग कंप्लीट हो गया, एक बार सांस ले लिए। प्रोच्छ्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या निर्माण किया? श्वासोच्छ्वास, यानी ब्रीथिंग इसी को कहते हैं, एक हमारा सांस क्लियर। अब थोड़ा सा समझते हैं। अब क्या देखते हैं? अभी तो फेफड़ा तो चलो ये वायु आया, अब ये फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़ा का जो काम होता है, हम लोग क्या लेते हैं? वायु का मिश्रण लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु का मिश्रण लेते हैं। फेफड़ा क्या करेगा? यहाँ से देख रहा है ना, जितना भी इधर से वायु का मिश्रण लेंगे तो ये क्या करेगा? जितना भी ऑक्सीजन है, क्या चीज? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल जाएगा ये किसमें? वायु कोश या एल्बुलाई में, सब मतलब संरचना के माध्यम से किसमें मिल जाएगा? वायु कोश। और फेफड़ा के दीवार में रहता है रक्त केशिका। रक्त केशिका पढ़े हैं? ये जो फेफड़ा की दीवार में क्या रहेगा? रक्त केशिका। इस रक्त केशिका क्या करेगा? शुद्ध वायु को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। शुद्ध वायु को, शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये क्या कहाँ लेके जाएगा? हृदय को लेके देगा। किसको लेके देगा? हृदय को लेके देगा। और हृदय को लेके देगा तो हृदय में पता है हृदय का काम होता है रक्त का परिवहन करना, और रक्त में पाया जाता है रक्त आरबीसी, आरबीसी में मिल लेता है हीमोग्लोबिन। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन किसमें मिल जाएगा? और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ये निर्माण करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या निर्माण करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या रखना? फेफड़ा क्या किया? शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, इसको भेज दिया हृदय को, और हृदय क्या किया? हृदय जो रक्त का पंप कर रहा था उसका जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, उसमें मिल रहा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या किया? ऑक्सीजन को बांध लिया। अपना लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्या बांधने की क्षमता होती है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से पूरा शरीर में फैला देगा और इस संरचना को धमनी कहेंगे। अगला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर जब उधर से आएगा, इधर से लेके जाएगा शुद्ध रक्त, इधर से या ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। फिर शरीर में जाके ये टूट जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में जाने के बाद क्या होगा? टूटेगा। और जब ये टूटेगा तो अपना लोग को बताया है, जब श्वसन क्रिया पढ़े हैं, तो जो ये बाहर से ऑक्सीजन आएगा जब शरीर की कोशिका में पहुंचेगा तो शरीर की कोशिका क्या करेगा? ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, ऊर्जा निर्माण के लिए नहीं करेगा। और ऊर्जा जब निर्माण किया, ऊर्जा बना लिया, ऊर्जा के निर्माण के बाद देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मुक्त होगा यानी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ऑक्सीजन का उपयोग करेगा और यहाँ बच जाएगा क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज? और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? ये हीमोग्लोबिन जोड़ लेगा, इन्हें से लेके जाएगा ऑक्सीजन और उन्हें से खींच क्या लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा कहाँ? हृदय के पास। वो लेके आएगा हृदय के पास। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करेगा, इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस शब्द को याद रखना, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमो, दोनों शब्द याद रहेगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोग करके
तो जब हृदय से जाएगा रक्त कोशिका में तो कैसा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और शरीर से जब आएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन के इसका अर्थ रहता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर कहाँ आएगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा फिर किसके पास भेज देगा, सॉरी हृदय किसके पास, फेफड़ा को, अब फेफड़ा फिर क्या करेगा, कहेगा कि इसको या तो शुद्ध करेगा, अन्य तो जो हम 21% वायु का जो मिश्रण लिए थे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकतर बाहर कर देगा, और जो शेष ऑक्सीजन बचेगा फिर यहाँ ले लेगा। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, श्वसन की क्रिया हो रहा होगा। अब अपना मुख्य रूप से यहाँ देखें, समझना मुख्य रूप से क्या देखे हैं, श्वसन की क्रिया में जो होता है हमारा जो फेफड़ा होता है ये वायु को अवशोषित किया है, किसको, वायु को अवशोषित किया है। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम लोग करते हैं एकदम चिमनी चलाते हैं, चिमनी चलाने का मतलब धूम्रपान करते हैं, क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो धूम्रपान करते हैं तो धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हमारा फेफड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड को सोखने के लिए है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। अब वो फेफड़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, उसका कण जमा होते रहेगा, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्या होगा, रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंचेगा तो बेहोशी, मिचली, ये सब को जन्म देगा। इतना ही नहीं, साथ साथ जो होता है जब हम फेफड़ा में वो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा तो फेफड़ा जो है ना जाम होने लगता है, क्या होता है, श्वसन में दिक्कत होता है, सांस नहीं ले पाते हैं। उस कंडीशन में हमको होता है लगातार खांसी, 2-2 मिनट तक जो खसखस करते रहता है, किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड, खासकर जो धूम्रपान करते हैं उसके लिए। अच्छा, अभी तो बिहार में क्या है, शराब बंद है ना, शराब बंद है, अरे मान लेते बंद है लेकिन बंद है, बंद है लेकिन बंद नहीं है, मतलब भूत है लेकिन देखे नहीं है ना। तो जितना भी हमारा युवा पीढ़ी है, खास करके मान लो तो इसमें भी देखा जा रहा है, और जो खासकर मैट्रिक इंटर कर लेता है, क्या करता है, अल्कोहल शराब तो नहीं पिएगा, उसमें लत की आदत ज्यादा होता है, वो भागेगा किसकी ओर, धूम्रपान की ओर, और धूम्रपान की ओर खासकर इसको सूखा नशा कहते हैं, उसमें सिगरेट पीना, गांजा पीना, अस्माइक पीना, पता नहीं सुलेशन के साथ क्या क्या पी रहा है, जो हम लोग को फेफड़ा को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस पर एक लाइन सुनाते हैं, थोड़ा सा देखो, किधर भाग गया, चलो एक लाइन सुन लो, धुआं छोड़ोगे तो फेफड़े मुस्कुराएंगे, क्या बोले, धुआं छोड़ोगे तो फेफड़े मुस्कुराएंगे, वरना खांसी के बहाने रोज तुम्हें सताएंगे। समझा कुछ, अरे धुआं मतलब धुआं से रहित है तो रोज याद करेंगे, मुस्कुराएंगे, फेफड़ा जिएंगे बढ़िया से, नहीं धूम्रपान किए तो खांसी के बहाने तो याद करेंगे, सही है ना। तो श्वसन चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। कोशिश करना है तुम लोग को धूम्रपान से बचे, आसपास को धूम्रपान से क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है, जगाना है, ठीक है। चलो रहने देते हैं, अब किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना, इसको सिर्फ लिखाना बच गया है, इसको लिखा के कंप्लीट करवा दें।